पहली बात है सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जिसको सब्जेक्ट बनाया है वो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव। सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। Subject must be written as numerator. Subject must be written as numerator. Power या index of subject must be 1. Power या index of subject must be 1. अच्छा मामा इसमें सब्जेक्ट मेकिंग का भी डलवा दें सवाल, इसी वर्कशीट में सब्जेक्ट मेकिंग की भी डाल दें। पावर ऑफ इंडेक्स मस्ट बी, पावर या इंडेक्स ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी 1। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है हमारे पास u इज इक्वल टू v प्लस AT स्क्वायर। लेट्स से आपने इसमें सब्जेक्ट बनाना है किसको? a को। मिसाल के तौर पे इसमें आपने a को सब्जेक्ट बनाना है। अब ये याद रखें सब्जेक्ट बनाने के लिए a और t स्क्वायर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। पहले v जो कि इंडिविजुअली लिखा हुआ है इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे u माइनस वी इज इक्वल टू AT स्क्वायर। अब ये जो a और t ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो t लेफ्ट साइड पर दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा अपनी पावर के साथ, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब a की कुछ खास बातें देखें जरा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं डिफरेंट। अब a का डिनोमिनेटर क्या है इस वक्त? 1। a का कोफिशिएंट क्या है इस वक्त? 1। a की पावर क्या है इस वक्त? 1। a का साइन क्या है इस वक्त? 1। ये सब्जेक्ट की कुछ खास बातें होती हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि a इज अ न्यूमरेटर, नीचे इसका मतलब है डिनोमिनेटर उसका 1 होगा। a का जो उनका साइन है वो क्या होगा? प्लस, इट्स अ पॉजिटिव न्यूमरेटर। उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। क्लियर हो रही है? और ये वो सारी बातें हैं जो लिखा नहीं करते उसके साथ। अगर नेगेटिव होता तो फिर मेंशन किया जाता, बट नेगेटिव सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? सब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं जनरली कहा जाए तो a इज इक्वल्स टू u माइनस v ओवर t का स्क्वायर। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो असूल याद रखें, इक्वेशन के एक तरफ कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ये अब मैं बेशक इसको यूं लिखूं या इसको यूं लिखा जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दे बोथ आर सेम थिंग। बेशक इसको बच्चों ऐसे लिख दूं या इसको ऐसे लिख दूं, आप इस बात को फॉलो करें, द इंटेंडेड वेरिएबल शुड बी ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो लफ्ज है ना वन साइड, तो ये कोई सी भी साइड हो सकती है, इट कैन बी राइट या इट कैन बी लेफ्ट। ये दोनों क्या है? ये सेम बातें हैं। ये वाली चीज और ये दोनों चीजें क्या है? बिल्कुल सेम है। आपको मालूम है a इज इक्वल्स टू 5 लिखा हो या 5 इज इक्वल्स टू a लिखा हो, बात तो एक ही है। ठीक है? अच्छा, ये हम यहाँ पे मैंने कहा पेपर 1 में कैटेगोरिकली सवाल आता है, मेक दिस थिंग एज अ सब्जेक्ट। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? दूसरा जो पेपर 2 या और बहुत सारे अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, सेट्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें जब आपने एक पूरी इक्वेशन सी बनाई हुई होती है और जिस वेरिएबल को आप फाइंड कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं बना हुआ, तो वो बीच में कहीं घुमा हुआ होता है, तो नेचुरली आप इनडायरेक्टली सब्जेक्ट मेकिंग उधर भी कर ही रहे हैं, है कि नहीं? तो सब्जेक्ट मेकिंग उन जगहों में भी इस्तेमाल हो ही रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अपना हाथ यहाँ पर ही साफ कर लेना सब्जेक्ट मेकिंग पर। अभी जो बात यहाँ पे लिखी हुई है इसको दो तरह से बच्चों एक्सप्लेन किया जा सकता है इस बात को, कि एक बात तो इसको ये कहते हैं कि a इज मेड एज सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। a क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये लफ्ज है एग्जामिनर का, मेक a एज सब्जेक्ट, सवाल ये आता है। दूसरा इसका सवाल ये आता है, जैसे यहां पे था ना, सवाल क्या है? वन क्वेश्चन कुड बी मेक a, थोड़ा हाईलाइट करता है उसको, मेक a एज
subject of the equation. This is one type of question. Another type of question is express A in terms of U, V and T. एक और सवाल है इसका, एक और सवाल है इसका। वो सवाल किस तरह से आता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, तवज्जो से सुने। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या ये सवाल आ सकता है। अब दूसरा सवाल क्या, बात उसमें भी एक ही है कि ए को सब्जेक्ट बनाना है, अल्फाज तब्दील हो गए, सही है। एक्सप्रेस ए लिखा है इन टर्म्स ऑफ यू, वी एंड टी। एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ यू, वी एंड टी। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है कि ए को ही आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। इसका मतलब भी क्या है, ए को आपने सब्जेक्ट बनाना है। ये क्या है आपका सब्जेक्ट। क्लियर हुई मेरी बात। यहां पे ए इज एक्सप्रेस्ड एज यू, वी एंड टी। और टी स्क्वायर यहां पे नहीं लिखेगा, वो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखता है, पावर्स मावर्स नहीं लिखता उसमें। अब बिल्कुल हम बहुत इस तरह तो मैं 25 एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसमें टी को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस आएंगे। लेकिन बात वही वाली है कि जब आपके पास सवाल लिखा हुआ है u इज इक्वल्स टू वी प्लस ए टी स्क्वायर, आपने इसमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, टी को सब्जेक्ट बनाना है। बात वही होगी कि पहले v यहां से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब a यहां पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, a क्या है, एडिशनल। a यहां पे मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u माइनस वी ओवर a इज इक्वल्स टू क्या चीज, t का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक मिनट, आपको तो t चाहिए था, यहां पे क्या आ गया, तो आपको हर प्रोसेस का ऑपोजिट पता होना चाहिए। स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है, क्यूब का क्यूब रूट और क्यूब रूट का क्यूब, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का और माइनस का प्लस। समझ रहे मेरी बात के नहीं। अब यहां से इसका स्क्वायर, अब t बच गया, t के स्क्वायर के साथ इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लो और इधर भी क्या ले लो आप, स्क्वायर रूट ले लो। यहां से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहां पे आएगा प्लस माइनस का निशान। तो द आंसर विल बी t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस u माइनस v होल डिवाइडेड बाय a। यहां तक बात समझ आई। प्लस माइनस इसलिए लगाया, ये याद रखें, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसकी पावर क्या होती है, 2। वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2। क्वाड्रेट लीनियर में पावर 1 होती है ना, तो जब पावर 1 होगी तो आंसर्स भी एक ही आएंगे, पावर 2 होगी तो आंसर्स 2 आएंगे, पावर 3 होगी तो आंसर्स भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। अलजेब्रा में हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में ये बात लिखी थी अपने पास कि जी डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स या सॉल्यूशंस आंसर्स को कहते थे, डिग्री बोलते थे हाईएस्ट पावर को, डिग्री बोलते थे हाईएस्ट पावर को। तो एक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके आंसर्स आएंगे। कितनी आसान सी बात है। अब यहां पे टी स्क्वायर था जिसको सब्जेक्ट बनाना था, तो टी के 2 आंसर्स आएंगे, एक पॉजिटिव में अंडर रूट के साथ आएगा और एक नेगेटिव में अंडर रूट के साथ आएगा। ए के साथ नहीं आ रहे थे प्लस माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर नहीं था। अगर उसके भी 3 आंसर्स, एक्सपेक्टेड 3 आंसर्स होते हैं, लेकिन क्यूब रूट लेते फिर उसका, प्लस माइनस ना होता, क्यूब रूट लेते फिर उसमें एक आधा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव होते, एक नेगेटिव होता, या 2 नेगेटिव होते और एक पॉजिटिव आंसर निकल रहा होता उसका। ठीक है बात क्या नहीं, वो तो सिलेबस में नहीं है, वो तो एएस में जाके आप पढ़ेंगे, हाई पावर्स पढ़ेंगे उसकी। अभी पोटेंशियली ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसके एक ही आंसर आएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके 2 आंसर्स आएंगे, जो साइमल्टेनियस है उसमें भी 2 आंसर्स आएंगे। मेरी बात समझिएगा, एक x का आंसर आएगा और एक y का आंसर आएगा, जिसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे। फिर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा लेक्चर को, बताऊंगा इसमें क्यूबिक इक्वेशन अभी नहीं, कोई एक आधा सवाल आ गया तो आई विल एक्सप्लेन इट कि क्यूबिक इक्वेशन में किस तरह से 3 आंसर्स आते हैं। समटाइम एक ही वैल्यू रीअकर कर रही होती है 2 बार, जैसे आंसर है ना 1 1 2, तो 1 को जो है ना वो एक दफा लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो जब आएगी बात हम देख लेंगे। अलजेब्रा ही है, हर जगह अलजेब्रा ही है, हर जगह अलजेब्रा ही है। यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं, सबको क्लियर हो गई ये बात, सब बच्चे बताइए। अच्छा, अब हम एक और सवाल करते हैं
सवाल लिखिए जरा सारे बच्चे। सॉरी, यही सवाल है। सवाल लिखते हैं। कोई आप लोगों का कुछ और सवाल है तो बता दें मुझे। आप लोगों का कोई और सवाल है, कोई प्रॉब्लम वगैरह? क्वेश्चन लिखें, मेक द लेटर्स गिवन इन ब्रैकेट्स, मेक द लेटर्स given in brackets as the subject of the following equations, साइड में ना कहीं पे एक चीज लिख लें अपने पास, ये मैं भी यहां से मिटा दूंगा। ये जो हमने पहले एग्जांपल लिखी है ना, पहले वाली जिसमें था ये u इज इक्वल्स टू v प्लस a t स्क्वायर, ये मैंने पहले लिखा। ये जो आप लोग कहते हैं ना, सुनिएगा जरा, कि v यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसकी बैक एंड के ऊपर रियल मैथमेटिक्स क्या चलती है, रियल मैथ्स क्या चल रही होती है बैक एंड पे, जिसको आपने तो रटा लगाया हुआ है ना, जिसको आपको टीचर्स भी कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। इनफैक्ट इसमें ये होता है कि जब आप यहां पे लिखते हैं ना u इज इक्वल्स टू v प्लस a t स्क्वायर, जब आप लिखते हैं तो इनफैक्ट आप एक इस पे ऐसा काम करते हैं जो दोनों साइड को बैलेंस आउट करे। आप यहां पर भी माइनस v करते हैं और यहां पर भी माइनस v करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? You subtract v from both sides so that the both equation की sides are balanced। ये तो आपने कह दिया था ना यहाँ पे बड़ा सिंपल करके कि यहाँ पे v प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि उधर चली जाएगी चीज तो माइनस हो जाएगी। रियलिटी क्या है इसके पीछे, कि आप बैलेंस रखते हैं अपनी इक्वेशन को, कि जो ऑपरेशन आप उस तरफ कराते हैं वही ऑपरेशन आप यहाँ पर भी कराते हैं। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? सो मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए एडिशनली बता रहा हूँ, लिखा बोला आपको मैंने कि इसको एज अ साइड नोट्स के तौर पे अपने पास रखें। तो यहां से ये माइनस वी और प्लस वी, ये वही मिसाल है जैसे +5 और -5। जैसे इस वक्त आपके पास मार्कर नहीं है, मैं मार्कर आपको देता हूं, आपके पास मार्कर प्लस हो गया और अब आपसे मैंने मार्कर, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यू आर न्यूट्रल, यू आर ऑन द लेवल 0। आप किस लेवल पर हैं? लेवल 0 पर है। तो आप प्लस वी भी करते हैं और माइनस वी भी करते हैं, तो उधर ना वी पहले था और ना अब है, वी वहां से बिल्कुल खत्म हो गया, जिसको आप लोग क्या कहते हैं कि क्या हो गए, वी आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इसकी जो नई शक्ल आएगी ना, द न्यू शेप ऑफ दिस इक्वेशन, इट विल बी स्लाइटली चेंज्ड। न्यू इक्वेशन की शक्ल बनेगी, दैट इज u माइनस v इज इक्वल्स टू at स्क्वायर, जिसको आप लोगों ने याद कर लिया कि जी v उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? रियल मैथमेटिक्स क्या है कि दोनों साइड्स पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह से यहां से अगर आपने बेशक a को सब्जेक्ट बनाना था या t को सब्जेक्ट बनाना था, लेट्स से a को बनाना है, तो a को सब्जेक्ट बनाना है और t स्क्वायर यहां पे आपने कहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। असल में यहां पर भी t स्क्वायर पूरी राइट साइड को डिवाइड करेगा और यहां पे भी सिर्फ एक चीज को नहीं, पूरी लेफ्ट साइड को जो सा ना t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाएगा। इट स्टिल मेक्स द बोथ थिंग्स सेम, बैलेंस रखता है दोनों चीजों को। क्या रखता है बच्चों? बैलेंस रखता है दोनों चीजों को। लेफ्ट साइड भी आपने t स्क्वायर से डिवाइड कर दी, राइट भी t से डिवाइड कर दी। ये एग्जैक्टली यूं समझे एक तराजू है, एक तराजू है, बैलेंस है। बैलेंस समझते हैं ना, जिसमें सब्जी वाला अपनी सब्जी फरोख्त करता है। अब एक तरफ आप वेट डालते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी इक्वली उतना डालना होता है। तो मैथमेटिक्स में 0.1 का भी फर्क नहीं होना चाहिए। इसमें इस पूरे 2 पाई को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कीजिए तो ये बन जाएगा t डिवाइडेड बाय 2 पाई √L ओवर g बन जाएगा। अब 2 काम कर सकते हैं इसमें। अब इनके अंडर अलग भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका यह है, जरा मेरी बातें सुना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के मेरे जहन में ना 3-4 स्टेप्स आ रहे होते हैं, 3-4 तरीके आ रहे होते हैं। मैं उनमें से कोई एक चूज करता हूं। तो जब मैं चूज करता हूं ना कोई एक, तो उसकी मैंने सुन लिया करें, क्योंकि जो दूसरे 2 तरीके होते हैं मैं अक्सर औकात मुंह से बता देता हूं कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे। बेहतर तरीका यह है इसको इसी तरह से छोड़ा जाए
क्योंकि पूरी राइट हैंड साइड जो सी है ना वो अंडर रूट के अंदर लिपटी हुई है, इसमें अलग करना कोई टेक्निक नहीं बनती। पूरी राइट हैंड साइड क्या हुई हुई है, अंडर रूट के अंदर, तो पूरी राइट हैंड साइड का क्या कर लो, स्क्वायर ले लो, और पूरी लेफ्ट हैंड साइड का क्या कर लो, स्क्वायर ले लो। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, और राइट पे क्या होगा, एल अपॉन जी आ जाएगा। लेफ्ट स्क्वायर्स में तब्दील हो जाएगी और राइट के अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी एक एडिशनल चीज थी, जी पूरा राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो इसका आंसर फिर आप लिखेंगे टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। अब एक और बात है, इसका फॉर्मेट कभी भी तवज्जो से सुनना, लाजमी नहीं है कि जी जो ना पहले लिखा हो टी स्क्वायर बाद में, आप जैसे मर्जी लिखें, बट न्यूमरेटर में टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी वाली चीज होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में 4 पाई स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है ये बात कि नहीं? सब्जेक्ट मेकिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ आपने एक वेरिएबल इक्वेशन की एक तरफ लाना है और बाकी सब गन बला दूसरी तरफ भेजना है। व्हाटएवर दैट दोस थिंग्स आर, प्लस करना है माइनस उसको छोड़ दें, बस आपने सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैं अभी इसी सवाल के अंदर जी को जब अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रोसेस वही वाला होगा, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एल ओवर, तवज्जो जी इधर भी स्क्वायर लेंगे इधर भी स्क्वायर लेंगे, ये बन जाएगा टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी। लेकिन अब जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो डिनोमिनेटर में है, सो कोई मसले की बात नहीं है, हम एल को नहीं छेड़ेंगे, हम जी को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 पाई जो पाई स्क्वायर लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर है ये उधर चला जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंस दोनों साइड के ऊपर एक एक फ्रैक्शन बनी हुई है, तवज्जो दें जरा, ये कितनी फ्रैक्शंस हैं, इस साइड पर 1 फ्रैक्शन, यहां पे कितनी फ्रैक्शंस हैं। हमेशा एक बात याद रखें, सब्जेक्ट मेकिंग हो या कोई भी प्रोसेस हो, जब कभी दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन हो जाए, हमेशा अगला स्टेप आता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। हमेशा अगला स्टेप किसका आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे फायदा होता है, एक आपकी जो फ्रैक्शन है ना वो 1 लाइन इक्वेशन में तब्दील हो जाती है। फ्रैक्शन क्या होती है, 2 लाइंस में लिखी जाती है ना, न्यूमरेटर्स ऊपर वाली लाइन में, फिर बार आती है, फिर डिनोमिनेटर्स नीचे लिखे जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक फायदा ये होता है कि वो 1 लाइन में कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशन। समझ आ रही है बात की कि नहीं? तो यहां से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी एल मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सिंगल लाइन में आ गया। अब आप देखिए जिसको भी सब्जेक्ट बना रहे थे उसको एक ही तरफ छोड़ें, बाकी सबको दूसरी तरफ आप ले जाएं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर था, यहां से मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट पर आके क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर राइट पर आके डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो जी इज इक्वल टू एल इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, तवज्जो रखें जी। अब सी पार्ट में क्यू को सब्जेक्ट बनाना है, सी पार्ट में क्यू को सब्जेक्ट बनाना है। अब इसके भी मैं मुख्तलिफ तरीके बताता हूं जी। असल में मैं फिर बताता हूं, अगर ये 2 नंबर का होगा ना तो 1 नंबर आंसर का है, 1 वर्किंग का होगा, 3 का होगा तो एक आंसर का 2 वर्किंग का होगा। तो वर्किंग में आपने जितने भी टोटल मार्क्स हैं उसमें से एक निकाल के उतने स्टेप्स आपने कम से कम तो दिखाना ही होते हैं। तो यूं समझ लें कि अपने दिमाग के एक्चुअल फ्लो के हिसाब से चला करें कि मार्क्स क्या हैं और मैं किस तरफ जा रही हूँ। कम स्टेप्स नहीं होने चाहिए, कम होंगे तो नंबर कटेंगे, ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, कम नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, और नेचुरली जब इंसान एक सवाल सॉल्व कर रहा होता है तो कभी वो स्टेप खा ही नहीं सकता। जिन स्टेप्स को वो खाएगा वो क्या होंगे, उससे उसकी गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जब आप एक एक स्टेप कर रहे होते हो तो अल्टीमेटली आप मार्किंग स्कीम ही फॉलो कर रहे होते हैं उसकी। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा फिर भी ध्यान में रखा करें कि कितने मार्क्स क्वेश्चन के गिवन है। ठीक है ये बात, अच्छा सुन लें। और ये भी याद रखें, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, कभी भी किसी सवाल के मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे, वजह मार्क्स कम से कम रखने की कोशिश की जाती है ताकि उसके पास मार्क्स बच जाएं और उससे वो और सवाल भी आपसे पूछ सके। और समटाइम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके भी एक सवाल पूछता है वो, ताकि एक ही सवाल में आपकी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की इवैल्यूएशन हो जाए कि बच्चे को सब्जेक्ट मेकिंग भी आती है, ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, कोसाइन रूल भी आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जो आप कोसाइन रूल करेंगे तो वो सिर्फ कोसाइन रूल नहीं है, उसमें अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री का कोसाइन रूल भी है और सब्जेक्ट मेकिंग भी है, कैलकुलेटर का यूजेज भी है। तो जो हम आगे वाले चैप्टर्स करेंगे उसमें एक नहीं 3-3, 4-4 सेक्शंस अभी शामिल होंगे आगे। और पेपर्स में हमेशा ये अप्रोच आप लोगों ने सीखनी है
अभी तो मैं टॉपिकल बातें बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूं आप टॉपिकल पास्ट पेपर्स आप स्टार्ट करें। लेकिन जब हम ईयरलीज के ऊपर आएंगे ना, तो आप देखना एक सवाल में एक टॉपिक नहीं है, 4 टॉपिक्स मर्ज करके उसने पूछे हुए हैं, 4 टॉपिक्स मर्ज करके पूछे हुए हैं। ठीक है, ये बातें नहीं करें। अब इसके 2 तरीके हैं, पहला तरीका क्या है कि आपका 1/q नेगेटिव है, इसको लेफ्ट पे ले जाओ और 1/f को राइट पर ले आओ। मतलब आप पॉजिटिव बना लोगे इसको, किसको, ये याद रखें, q को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तब होता है जब सिंगल फ्रैक्शंस हो। यहां पे मैं कह देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव सिंगल फ्रैक्शंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। लिखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल when you have single fractions on one side of the equation. Cross multiplication is only possible when you have single fraction on both sides of the equation. Do we have single fraction on left hand side? Yes. Do we have single fraction on right hand side? No. इसका मतलब है लेफ्ट साइड वाली जो फ्रैक्शन है, इट इज एलिजिबल टू गेट इटसेल्फ क्रॉस मल्टीप्लाइड, इट इज एलिजिबल। लेफ्ट वाली, ये वाली 1/f, f कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इटसेल्फ बट नॉट द राइट वन। राइट साइड वाली नहीं हो सकती है क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन में नहीं लिखी हुई। यहां पे कितनी फ्रैक्शंस हैं? 2 फ्रैक्शंस हैं। इन दोनों को सिंगल बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तवज्जो रखें प्लीज यार। ये मामा फ्रंट रो स्टार्टिंग 2 बॉयज, इनका कोई इलाज निकालें, खड़ा कर दें पीछे बेशक जाके। पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम पी क्यू का क्या होगा? पी क्यू, इनका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों को उठाएं, पीछे खड़ा कर दें। पी क्यू, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? क्यू से, और ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? क्यू से। ये दो स्टार्टिंग वाले, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? पी से। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? पी से। दोनों बाइज ने टाइम ना जाया करो, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए उसको बोला मैंने। ये क्या हो जाएगा? क्यू माइनस क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्यू माइनस पी हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? क्यू माइनस पी। एलसीएम तो लेना आता है ना, भूलें तो नहीं है। फ्रैक्शन तो बड़ी सिंपल फ्रैक्शन थी, हमने तो बड़ी मुश्किल देखी है। ठीक है ये बात के नहीं? और इसके बाद क्या होगा? अब देखें, राइट साइड पर भी सिंगल फ्रैक्शन है और लेफ्ट साइड पर भी सिंगल फ्रैक्शन है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ रही है सारों को क्या नहीं? देखिए पहले मैं इसलिए बता रहा हूं, लेफ्ट साइड वाली 1/f इट वाज एलिजिबल टू गेट इटसेल्फ क्रॉस मल्टीप्लाइड बट नॉट द राइट वन। समझ आ रही है बात ही कि नहीं? तो इसलिए पहले राइट वाली का भी एलसीएम लेके सिंगल में बनाया और फिर आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब सिंगल फ्रैक्शन बन गई। अब पूरे का पूरा डिनोमिनेटर यहां से उठ के किधर जाएगा? उससे मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा डिनोमिनेटर दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, यू नो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज एनीथिंग, है ना? तो ये बन जाएगा लेफ्ट साइड पर पी क्यू, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा पी क्यू। राइट साइड पे मैं उधर लिखता हूं, 1 लेफ्ट साइड पे बन जाएगा पी क्यू और राइट साइड पे बन जाएगा एफ इंटू क्यू माइनस पी, एफ इंटू क्यू माइनस पी। तो ये बन जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू एफ क्यू माइनस एफ पी। अब जहां जहां जिसको सब्जेक्ट बनाना है, पहले तो ये बात सोच लें, क्यू को सब्जेक्ट बनाना था। किसको सब्जेक्ट बनाना था? क्यू को सब्जेक्ट बनाना था। जहां जहां क्यू नजर आ रहा है उनको एक तरफ लेके जाते जाएं, उनको इकट्ठा करें। एक क्यू लेफ्ट साइड पर है और एक क्यू आपका राइट साइड पर है। अब इस वाले क्यू को क्या कर लें? लेफ्ट साइड पर ले जाएं। किधर ले जाएं? लेफ्ट साइड पर। अब जब आप लेफ्ट साइड पर क्यू लेके जाएंगे ना, तो सारे क्यू एक तरफ चले जाएंगे और सारे नॉन क्यू वाले टर्म्स एक तरफ रह जाएंगे। तो जब सारे क्यू एक तरफ हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी वहां से क्यू कॉमन लेना। क्या ख्याल है? आपके लिए आसानी होगी क्यू वहां से कॉमन लेना। और जब आप क्यू कॉमन ले लेंगे, जिस तरह से यहां पे पी क्यू माइनस एफ क्यू इज इक्वल टू माइनस एफ पी,
इज इक्वल टू माइनस एफ पी। अब एक तरफ क्यू क्यू वाली टर्म्स आ गई हैं, एक तरफ क्या आ गई, क्यू क्यू वाली टर्म्स आ गई। अब ये आसान है इसमें से क्या करना, क्यू को कॉमन लेना, क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर क्या मौजूद है, क्यू है। हमने याद रखें क्यू को अलग करना था, क्यू को सेग्रीगेट करना था, तो आपने क्यू कॉमन लिया, पीछे बच गया p माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ पी, माइनस एफ पी। समझ रहे मेरी बात के नहीं? अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये वाला q और f p माइनस एफ, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये पूरी चीज और q चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इधर बैठ जाओ, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड। सो इट विल बिकम q इज इक्वल टू माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय p माइनस एफ। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? एक मिनट रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ। अब मकसद क्या था, क्यू को सब्जेक्ट बनाना। आपने क्यू को सब्जेक्ट बना दिया, यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब एक जहन, आपके जहन में एक बात उभर रही है कि सर राइट साइड का जो नेगेटिव साइन है इसका भी कोई इलाज निकालें। ये बात चल रही है। इसका इलाज निकालने के लिए मैंने कहा यहां तक छोड़ दो, नंबर पूरे मिलेंगे, बिकॉज आपने उस बात को फॉलो कर लिया है कि सब्जेक्ट बनाना था क्यू को, क्यू सब्जेक्ट बन चुका है। राइट साइड पर उसकी शक्ल जैसी भी है उसको उसी तरह रहने दो, नंबर पूरे मिलेंगे। अगर दिल करता है तो इसका नेगेटिव साइन हटा सकते हो। कैसे? ये बन जाएगा q इज इक्वल टू माइनस से ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कराओ, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कराओ, या नीचे का माइनस कॉमन लेके ऊपर वाले माइनस के साथ कैंसिल आउट करा लो। नीचे से माइनस कॉमन लो, ये माइनस p और प्लस f बन जाएगा। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, पॉजिटिव एफ पी डिवाइडेड बाय एफ माइनस पी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ये अब्सॉर्ब हो रही है दोनों बातें, ठीक है? यहां तक मसला तो नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। ये थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि वो कह रहे थे कि ये माइनस का साइन, अब क्या करें, इसको यहां से हटाएं। तो इसको हटाने के लिए नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, तो पॉजिटिव p था, p नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव f था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस जो कॉमन लिया वो ऊपर वाले माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो दे बोथ आर सेम थिंग्स। सवाल पूछे, सवाल पूछे। क्लियर हुई? तो एक असूल याद रखें, सब्जेक्ट मेकिंग का एक असूल याद रखें फ्रैक्शंस का। whenever you have multiple fractions, try to make them same, मतलब try to make them single fractions, and once they are made as single fractions then cross multiply। फिर क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई उसको करें, और फिर जब हमारे पास मिल जाएगा f माइनस 1 ओवर q, तो हम q को साइड पे ले जा सकते हैं। f माइनस 1 ओवर q नहीं बनेगा, f इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सुनो, f जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी राइट हैंड साइड से होगा ना, तो आप किसी एक के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? गलती आपने क्या की? देखिए मेरी बात सुने, जब भी हम अलजेब्रा में जब अगले स्टेप्स कर रहे होते हैं ना, मतलब आगे आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो याद रखें पीछे वाले नलिफाई नहीं करने हैं, उनको याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज अगर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो राइट पे जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है वो उन सारों के साथ जाके क्या होगी, तो आप किसी एक के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। जैसे आपने कहा सबके साथ, इसके साथ भी होगा और उसके साथ भी होगा। तो ये असूल तो पुराना है हमारा। अच्छा जी बच्चों, इसके पीछे आ जाएं जरा। अब यहां पे देखें, सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट किसको बनाना था, ए को सब्जेक्ट बनाना था। तवज्जो से सुने प्लीज, यहां पे जरा डिस्टिंग्विश करें। ये जो पूरी चीज है ये क्या हो रही है, अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और 3n क्या हो रहा है, डिवाइड। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। तो दिस विल बिकम 3pn डिवाइडेड बाय q इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के पास, राइट साइड के ऊपर आपके पास अंडर रूट रह जाएगा, राइट साइड पर आपके पास अंडर रूट रह जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? सबको क्लियर हो रहा है? अब मेरी बात याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में शायद आ रहा हो कि सर अंडर रूट के अंदर के काट दें और ए काट दें। कौन ऐसे सोचता है हम ए काट दें और के काट दें? क्या हम काट सकते हैं? नहीं।
उसकी रीजन है, एक रीजन ये है कि ये फैक्टर्स नहीं है, ये क्या है, टर्म्स है। कैंसलेशन ऊपर नीचे फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ किन की होती है, तवज्जो रखें, फैक्टर्स की होती है, टर्म्स की नहीं होती। तो आप इसमें से किसी चीज को ऊपर नीचे नहीं काट सकते। अगर काट सकते होते तो भाई ये सवाल ही ना बनता। एग्जामिनर इतना बेवकूफ तो ना होता कि ये सवाल आपको देता और आप सुकून से ऊपर नीचे कटिंग कर रहे होते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सवाल में डिफिकल्टी होती है, समझ रहे। सो अब आपके पास राइट साइड पे पूरा अंडर रूट है और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं। तो अंडर रूट के अंदर वो वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसको आपने सब्जेक्ट, जिसमें जिस वेरिएबल को आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें ए को सब्जेक्ट बनाना था, तो ए जोन सा है वो अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ। ए कहां पे पड़ा हुआ है, अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ है। इसी से हटे बच्चे, उधर जाके सीधी तरह से खड़े हो, पीछे हो, पीछे हो, गैप दें आपस में। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, यहां पर भी स्क्वायर लेंगे और यहां पर भी क्या ले लेंगे, आप स्क्वायर ले लेंगे। अब राइट साइड के स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास अब अच्छा, इसके ऊपर अब लॉज ऑफ इंडेक्स भी अप्लाई हो रहा है। लॉज ऑफ इंडेक्स किस तरह से, एक पूरी फ्रैक्शन है लेफ्ट साइड में, उस पूरी की एक पावर है कॉमन, तो वो न्यूमरेटर की भी पावर है और वो अब डिनोमिनेटर की भी पावर है। जो न्यूमरेटर की पावर है तो उसमें वो 3 की भी पावर है, p की भी पावर है, n की भी पावर है। तो ये बन जाएगा 9p स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर बन जाएगा। ये हम पावर सेपरेट ना कर सकते अगर ये प्लस और माइनस का निशान होता। ये हम पावर सेपरेट ना कर सकते अगर तो ये प्लस और माइनस का निशान होता। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप पावर्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3a प्लस k बन जाएगा। बच्चों यहां तक मेरी बात क्लियर है कि नहीं, सब बच्चे बताइए, ऑल गुड एवरीवन, समझ आ गई। अब क्या बन गया, वो असूल बन गया, सिंगल फ्रैक्शंस बन गई। तो जब सिंगल फ्रैक्शंस आ जाए तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा डिनोमिनेटर उठ के उधर जाएगा और ये पूरा डिनोमिनेटर उठ के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड के ऊपर 9p स्क्वायर एन स्क्वायर, 9p स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस k इज इक्वल टू q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2k आ जाएगा। समझ आ रही है बच्चों, q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2k, मैं बाकी उधर लिखता हूं। सो 9p स्क्वायर एन स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27a p स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 9k p स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू q a q स्क्वायर प्लस 2k q स्क्वायर। लेफ्ट साइड की भी 2 टर्म्स आ गई, राइट पर भी 2 टर्म्स आ गई। फ्रैक्शन खत्म की थी, अब वो सिंगल लाइन इक्वेशन बन गई। पहले वो मल्टीपल 2 लाइंस इक्वेशन थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब वो एक ही लाइन में लिखी गई है। अगला स्टेप क्या था, सेम वेरिएबल्स को एक तरफ करना, ये प्लस हो रहा है उधर माइनस हो जाएगा, और ये हमारे काम का नहीं है। बिकॉज देखे ना, यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, तो हम a वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और नॉन ए वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहां पे ये प्लस हो रहा है उधर जाके, और ये यहां पे प्लस है, ये उधर आके, तो ये बन जाएगा 27a p स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस a q स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस हो गया। ये यहां पे लिखा हुआ है 2k q स्क्वायर माइनस 9k p स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों समझ आ रही है मेरी बात, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो, अब एक और सिंप्लीफिकेशन होगी। a को सब्जेक्ट बनाना था, a एक तरफ आ गया, ये वाली टर्म भी a वाली है, ये वाली टर्म भी a वाली है, तो अब आप a को इसमें से निचोड़ सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप a इसमें से कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा 27 p स्क्वायर n स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को कॉमन लेने की। बच्चों यहां तक क्लियर हो रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है मेरी बात। ये और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। हादिया क्लियर हो रहा है, हादिया, ये पूरी चीज जो इस तरफ a के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगी,
डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड। ए को आपने बिल्कुल अलग कर लिया, तो इसका मतलब है कि ए इज नाउ कैन बी कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट। ए को आप सब्जेक्ट बुला लें बेशक। जी बेटा, कोई मतलब उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मकसद क्या था? मकसद क्या था? ए को सब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट की निशानी क्या है? पावर का 1 होना, नंबर का पॉजिटिव होना, डिनोमिनेटर का 1 होना, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट उसका 1 होना, इक्वेशन की एक साइड पर खुद मौजूद होना। ये तमाम बातें जो है ना, ये ए फॉलो कर रहा है इस वक्त। अब अगर आप चाहें तो राइट साइड को अपनी मर्जी के मुताबिक जो दिल करे आप करते रहें उसके साथ। जैसे ऊपर के और के लिखा हुआ है, के कॉमन ले लें, उससे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही ना, जस्ट लीव इट हियर। इसको यहां पे छोड़ दें, इसको इधर ही छोड़ दें, तवज्जो रखें। यहां तक कोई मसला है जी? एक क्वेश्चन लिखें। मैं फिर बताता हूं आपको, अगर सिंप्लीफिकेशन हो भी रही हो, मकसद क्या होता है? सब्जेक्ट बनाना। आपने सब्जेक्ट बना दिया, कहानी छोड़ दें। अभी तक जितने भी सवाल आए हैं हमेशा ऐसे ही होते हैं। मतलब सिंप्लीफाई होंगे, पता कब होंगे? जब किसी एक तरफ लिखा होगा पी क्यू प्लस पी क्यू, यू कैन नॉट लीव इट। ये हो जाएगा के एन बी इज इक्वल टू 0.5 ma स्क्वायर। 0.5 और m और a स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 0.5 m उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। के एन बी डिवाइडेड बाय 0.5 m। अगर 0.5 1/2 लिखा होता तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना था। समझ आ रही है कि नहीं? अगर 0.5 की जगह क्या लिखा होता? 1/2, तो 2 उधर जाके क्या हो जाना था? मल्टीप्लाई। तो फिलहाल क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहां पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी क्या ले लेंगे? अब ये a स्क्वायर था, इट वाज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट? अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आंसर्स कितने होते हैं? 2। दैट इज व्हाई हम साथ 2 साइंस लगाएंगे। कौन कौन से वाले? प्लस और माइनस के। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे? जी बेटा, कोई बात नहीं, सेम है। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0.5 इज आल्सो 2, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस होल अंडर रूट। यू कैन इवन राइट इट लाइक दिस, और इवन इसको मैं ऊपर अगर लेके जाऊं तो 2 बन जाएगा। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0.5 इज आल्सो 2, यू नो दैट, राइट? सो आप इसको ऐसे लिख लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। 0.5 m, ये उसका आंसर हो जाएगा। यहां पे d को सब्जेक्ट बनाना है। अब जी, ए को सब्जेक्ट बनाना था। देखो ए को क्या करना है, हमने सब्जेक्ट बनाना है। ए को क्यों लेके जाए हम उधर? ए को तो अपनी माइनस सी इज इक्वल टू 2d प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2d यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो इट विल बिकम, हाँ हमने सब्जेक्ट किसको बनाना था? तो हम यही कर रहे हैं ना। तो मैं जो डी वाली चीजें हैं उनको, ये डी वाला है और ये डी वाला है, सी क्यों लेके जाऊं उधर? तो ये 1 प्लस सी हो जाएगा ना, इसको मैं क्यों नहीं? हाँ तो बस ठीक है, सी उधर ले गया ना। अब एक तरफ डी डी आ गया, दूसरी तरफ जो विदाउट डी थे वो आ गए। यहां से अगला देखिए, अब नोट करो एल्गोरिथम सेम है इसका, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं वो सेम है। हर दफा क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक तरह के वेरिएबल्स एक तरफ लेके आते हैं, अगला कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज होती है यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर आप मतलब एक ही स्टेप, मतलब एक ही तरह के स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात के नहीं? अगर मल्टीपल फ्रैक्शंस है, एलसीएम लेके सिंगल बनाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर यही काम करें। सिंगल फ्रैक्शन है, फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यही काम करें। लाइन में लिखी हुई है बातें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सेम वेरिएबल्स को एक तरफ करके कॉमन लेके फिर यही काम करें। तो मतलब सब्जेक्ट मेकिंग का एल्गोरिथम या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एक ही जैसा चल रहा है। तो इसका आंसर d इज इक्वल टू 1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 3c माइनस 2। सब्जेक्ट मेकिंग में कोई मसला है तो बताएं प्लीज। सब्जेक्ट मेकिंग में किसी को इशू है? अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और प्लीज छापा नहीं मारिएगा यार, ये अपना करें,
क्योंकि ये आसान टॉपिक्स हैं, आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम में भी P1 में भी आते हैं, P2 में नहीं आते, P2 में इनडायरेक्टली आते हैं ये, ठीक है। तो वर्कशीट में होंगे, क्वेश्चंस खुद कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा देखें अलजेब्रा में क्या क्या चीजें सॉल्व हो गई। हमने एक्सपेंशन कर ली, हमने फैक्टराइजेशन कर ली, हमने लॉज ऑफ इंडिसेस कर लिया है, हम लोगों ने सर्च भी कर लिया है और सब्जेक्ट मेकिंग भी कर लिया है। अब हमारे टॉपिक्स रहते हैं इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड देन फंक्शंस एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स। ये हमारे को 3-4 स्टेप्स से जो रहते, 3-4 प्रोसेसेस से जो रहते हैं, ठीक है। इक्वेशन जाती तौर पे खुद एक पूरा कह लें कि पूरी एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन और सब्जेक्ट मेकिंग को मिला के एक पूरी चीज आती है, उसमें डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लिखें जरा, सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस, सॉल्विंग सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब ये जो लफ्ज है यहां पे इक्वेशन का, असल में देखिए मेरी बात सुने, एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में सिर्फ एक ही मामूली सा फर्क है। दोनों अलजेब्रिक सेंटेंस होते हैं। इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होती है? दोनों अलजेब्रिक सेंटेंस। और अलजेब्रा क्या होता है? दोज रिटन स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स एंड नंबर्स, दोज रिटन स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स एंड नंबर्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स, फ्रॉम ए टू जी इंग्लिश अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। दे आर हैविंग समटाइम दे डू हैव सम पावर एज 1 और 2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब उनके बीच में कोई इक्वालिटी का निशान आ जाए तो इट बिकम्स एन इक्वेशन। और जब कोई इक्वालिटी का निशान ना हो, इक्वल टू का निशान ना हो, तो वो एक्सप्रेशन बन जाती है। एंड यू गाइज नो दैट एक्सप्रेशन इज नेवर सॉल्व्ड, इट इज ऑलवेज सिंप्लीफाइड, इट इज ऑलवेज सिंप्लीफाइड। इक्वेशंस आर ऑलवेज सॉल्व्ड बिकॉज द वर्ड सिंप्लीफाई, उसका मीनिंग मुख्तलिफ है, उसका मतलब है कि उसको आसान करके लिखिए। और जो सॉल्व है इसका मतलब है आंसर निकालिए। इसका क्या मतलब है? आंसर निकालें। सो एक एलिजिबल क्वेश्चन क्या बनता है, एक जेन्युइन या रीजनेबल सवाल क्या बनता है इक्वेशन का, कि सॉल्व करें उसको। ठीक है, तो लिख लें, इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन, इक्वेशन इज an expression that involves equality sign, that involves equality sign. Equations are always solved. Equations are always solved while expressions are solved या simplified. Expressions are simplified. Expressions are simplified. एक बात असूल याद रखिएगा, असूल याद रखिएगा, जितनी भी आपकी इक्वेशन में जो डिग्री होगी ना, उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। वेल, ये जो सी इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है इस वक्त? वेरिएबल की 1। इस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? दिस इज लीनियर इक्वेशन। अगला टॉपिक ग्राफ का आएगा इस चैप्टर के बाद। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। बेशक वो राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ आए या लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जाए, मतलब वो या तो उधर से क्रॉस बनेगा या इधर से स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी। ये हम बाद में पढ़ लेंगे। इसमें पावर 2 है तो इस इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है एक प्रोसेस हमारा। ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज साइमल्टेनियस। व्हाई डू वी कॉल इट साइमल्टेनियस?
इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीजन इट हैज मोर देन वन वेरिएबल। जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए तो लफ्ज इस्तेमाल होता है साइमल्टेनियस का, और चूंकि हर वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो क्या आएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मेरी बात सुने, हमारे सिलेबस में साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, सॉर्ट ऑफ एन इक्वेशन जिसमें 3x² + y = 14। अब सवाल में अगर यूं आ जाए, समझ आ रही कि नहीं, मतलब इस तरह से कोई सवाल आ जाए तो इट विल बी नॉट साइमल्टेनियस लीनियर, इट विल बी नोन एज साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह पहले क्या था, यहां पे एक x का आंसर आता है और एक y का आंसर आता है, उसमें क्या होगा, x के भी 2 आंसर्स आएंगे, y के भी 2, 4 आंसर्स आएंगे उसमें। आप पूछते हैं 3